आज हम लोग विटामिन्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि विटामिन्स क्या है, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है तथा हमारे शरीर में क्या-क्या कार्य करता है। विटामिन्स का खोज किसने किया था? सबसे पहले इसको विटामिन नाम किसने दिया तथा इसका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विटामिन्स जो शब्द है, सबसे पहले ये महसूस किया गया, देखा गया, रिसर्च किया गया कि क्या जो पोषक तत्व होते हैं, हम जानते हैं कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, है ना? एक माइक्रो, एक मैक्रो, है ना? कौन-कौन से पोषक तत्व? तो ये जब हम पोषक तत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोषक तत्व की। जब पोषक तत्व की बात करते हैं तो ये क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या कहते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म और एक को हम वृहद कहेंगे या माइक्रो और मैक्रो, है ना? माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में क्या आता है? माइक्रो में आ जाएगा विटामिन्स और मिनरल्स, है ना? खनिज और विटामिन्स। माइक्रो में क्या आता है? विटामिन्स और खनिज लवण, है ना? ये हो गया सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म इसलिए होता है क्योंकि इसकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो डेफिनेटली होती है और आवश्यक तौर पर होती है, लेकिन अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसे क्या क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। और वृहद पैमाने पे किसकी जरूरत होती है? तो कार्बोज कार्बोज हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया, है ना? ये जो 3 पोषक तत्व हैं, ये मैक्रो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोषक तत्व है सूक्ष्म और वृहद, तो ये है जो मैक्रो पोषक तत्व है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये विटामिन है। तो रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या सिर्फ मैक्रो जो है, वृहद जो पोषक तत्व है, कार्बोज, वसा और प्रोटीन, इससे ही क्या हमारी वृद्धि, विकास और हमारा जीवन हम अच्छी तरह से जी सकते हैं? तो रिसर्च में चूहों पर रिसर्च किया गया, तब देखा गया कि नहीं, सिर्फ इनसे हम पूरी तरह से स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। हमारा वृद्धि, विकास और तो होगा, परंतु पूरी तरह से नहीं होगा। हम किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहेंगे, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा तो मिलती है ना? ऊर्जा मिलती है, इन दोनों से हमें भरपूर ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन भी कभी-कभी ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि में मदद करता है ना? ये ऊर्जा देने के काम करते हैं। और प्रोटीन वृद्धि में वृद्धि में वृद्धि प्लस विकास में सहायक है ना? वृद्धि प्लस विकास में सहायक है। लेकिन ये क्या करते हैं? खनिज लवण और विटामिन्स क्या कहते हैं? ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, है ना? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं? मजबूत करते हैं। तंत्र को मजबूत करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये। और हमारे शरीर में और अंदरूनी जो क्रियाएं होती रहती है, उसमें ये सहायक होते हैं। जैसे कि संक्रमण संक्रमण से हमारा बचाव करते हैं, है ना? ऊर्जा का चयापचय में सहायक हैं, हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हैं। तो इस प्रकार से ये अनेकों कार्य हमारे लिए करते हैं। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि यह क्या कार्य करते हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं, इसकी हमें अल्प मात्रा में जरूरत है। तो सबसे पहले 1881 में 1881 में ल्यूनीन ने क्या किया? 1881 में ल्यूनीन ने इस पर रिसर्च किया। तब रिसर्च में पाया गया कि नहीं, हमारे भोजन में विटामिन्स की भी नितांत आवश्यकता है। किसने रिसर्च किया? ल्यूनीन ने किया। और किस पे किया? चूहों पे किया। ल्यूनीन ने 1881 में चूहों पर रिसर्च किया, तब पाया गया कि हमें भोजन में विटामिन्स की भी उतनी आवश्यकता है जितनी की हमें कार्बोज, वसा और प्रोटीन की है। ठीक है? उसके बाद लिवलिन ने खोज तो कर लिया, लेकिन उस पे ये जो 1912, कहीं कहीं 1911, कहीं कहीं 1911 भी पाया जाता है। 1911 में क्या हुआ? 1911 में फंक ने केसमीर फंक ने केसमीर केसमीर फंक
केसमीर फंक महोदय ने क्या किया, केसमीर फंक ने इसको नाम दिया वाइटामिन्स। इस जो पोषक तत्व है, जो जीवन सत्व, इसको जीवन सत्व भी कहते हैं, जीवन तत्व भी कहते हैं इसको, फिर उन्होंने नाम दिया, केसमीर फंक ने इसको वाइटामिन्स नाम दिया। अब हम देखते हैं कि वाइटामिन्स का हम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इन्हें दो वर्गों में बांटते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं कि जब हमारे शरीर में वसा होगा तभी इसका हम यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी, क्योंकि बिना वसा की हमारे शरीर में कार्य नहीं करेगा। और हम खाने में कितना भी ले लें वसा में घुलनशील विटामिन, जब हमारे शरीर में वसा नहीं रहेगा तो ये वेस्टेज के रूप में मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिन है, वो जल के द्वारा ही हमारे शरीर में वो ऑब्जॉर्ब होते हैं और पाचित होते हैं और हमारे लिए यूटिलाइज होते हैं। तो हम अब देखते हैं कि वसा में घुलनशील और विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा हो गया वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे, तो विटामिन बी, इसमें हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी तथा विटामिन बी। इसको विटामिन बी क्या है, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन का समूह होता है, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसको कहते हैं। और विटामिन बी को कहते हैं बायोफ्लेविनाइड्स, बायोफ्लेविनाइड्स, है ना, राइट। तो इस प्रकार से जल में घुलनशील कितने विटामिन है, विटामिन बी, सी और बी, है ना। अब बी क्या है, बी में बहुत सारे विटामिन हैं, कौन कौन से, पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में कितने हो गए, विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब हम देखेंगे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसको हम विटामिन, एक तो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन बी बायोफ्लेविनाइड्स, और ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है। अब इनको हम एक एक करके देखें, इनके क्या नाम है। विटामिन बी की हम बात करें तो विटामिन बी हो जाएगा पहला थायमीन, इसको B1 कहते हैं, B1 भी थायमीन या B1। फिर राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका फोलिक अम्ल, फिर बायोटीन, फोलिक अम्ल के बाद बायोटीन, उसके बाद आएगा नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं, या निकोटिनिक अम्ल। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना, निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद आएगा विटामिन B6, इसको कहते हैं पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल, यानी कि विटामिन B
B6। उसके बाद हम देखेंगे और है विटामिन B6 के बाद कोलिन। कोलिन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनासिटोल हो गया, इनासिटोल, इनासिटोल हो गया, है ना। तो कितने हो गए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, बायोटीन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, कोलिन, इनासिटोल और विटामिन B12, विटामिन B12, है ना। B12 बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन B, C, P, ये जल में घुलते हैं। और विटामिन सी जो है वो बहुत ही बड़ा उसका समूह है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और उसी प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन जो है A, D और K है। तो इस प्रकार से हम विटामिन का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम भोजन में विटामिन लेते हैं तो क्या हमारे शरीर में पूरी तरह से वो अब्जॉर्ब हो जाता है, विटामिन लेने पर से कार्य होते हैं? तो नहीं। हम जब भोजन के माध्यम से, हम फल और सब्जियों के माध्यम से, हम जानते हैं कि फल और सब्जियों में विटामिन मिलते हैं। विटामिन और मिनरल किसमें मिलते हैं, फल और सब्जियों में ही मिलते हैं। तो फल और सब्जियों के माध्यम से हम कितना ही अच्छा डाइट ले लें, लेकिन जब हमारे शरीर में उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं होगा, कुछ रुकावटें होती हैं जो विटामिन के ऑब्जर्वेशन में उसकी प्रभाव डालती हैं। जैसे कि इसको मैं मिटा देती हूँ। विटामिन के अवशोषण में, अवशोषण को, विटामिन के अवशोषण को प्रभावित करने वाला तत्व, करने वाले तत्व, विटामिन के अवशोषण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तो है एंटीविटामिन्स, एंटीविटामिन्स, प्रोविटामिन्स, है ना। एंटीविटामिन्स क्या है, ये वो पोषक तत्वों में ही पाए जाते हैं। ये विटामिन जो कि विटामिन्स के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, एंटीविटामिन्स को एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटीविटामिन्स को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट, 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 है ना। इसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं एंटीविटामिन को, जो कि पोषक तत्वों में उपस्थित रहते हैं और उसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। ये इंजाइम की क्रियाशीलता को, भोजन पर, पोषक तत्वों पर, विटामिन पर इंजाइम की क्रियाशीलता को रोकते हैं। इसके वजह से हमारे शरीर में विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता है। किसकी वजह से, एंटागोनिस्ट की वजह से, एंटीविटामिन की वजह से, है ना। दूसरा क्या है, प्रोविटामिन, है ना। प्रोविटामिन, प्रोविटामिन की वजह से भी क्या होता है, प्रोविटामिन की वजह से भी क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि विटामिन जो ए है वो कैरोटीन के रूप में अवशोषित होता है। अगर हमारे शरीर में कैरोटीन नहीं होगा तो विटामिन बी परिवर्तित नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन के रूप में हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोविटामिन भी हमारे शरीर में विटामिन के ऑब्जॉर्बेशन पर रुकावट डालते हैं, अवशोषण पर रुकावट डालते हैं। तीसरा क्या है कि अनाजों में ही कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, अनाजों में कैसे, जैसे कि फाइटिक अम्ल, है ना। फाइटिक अम्ल, फाइटिक अम्ल अनाजों में उपस्थित होता है ना। कहाँ होता है, अनाजों में। ये अनाजों के जो निकोटिनिक अम्ल है उसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। किसके अवशोषण में, तो अम्ल के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा डालता है ना। क्या करता है, अब फाइटिक अम्ल क्या करता है, अनाजों में ही उपस्थित होता है और जब हम अनाज खाते हैं तो अनाजों के निकोटिन अम्ल को हमारे शरीर में अवशोषित होने में बाधा डालता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम विटामिन खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में उसका यूटिलाइज उतना ही हो, 100% यूटिलाइज हो जाए। कोई किसी न किसी वजह से बाधा उत्पन्न होती है और तब हमारे खाने पर भी ऐसा महसूस होता है, हमें पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता है। उसके 3 रीजन होते हैं, मुख्य 3 रीजन होते हैं। एक तो होता है एंटीविटामिन, ठीक है।
जिसको कि एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। दूसरा है कि प्रोविटामिन जैसे कि विटामिन ए का कैरोटीन में बदलना, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोविटामिन होता है, क्योंकि विटामिन ए यह होगा कैरोटीन के रूप में ही हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं कि फाइटिक अम्ल जो होते हैं अनाजों में पाया जाता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में जो वसा में घुलनशील विटामिन है, और वसा कहीं पाचन नहीं होगा तो वसा में घुलनशील विटामिन भी कभी पाचित नहीं होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हमारे विटामिन्स के अवशोषण पर बाधा डालते हैं। ठीक है। अब आई होप आप लोग को इतना अब तक समझ में आ गया होगा कि विटामिन हमें सबसे पहले विटामिन्स का खोज क्यों हुआ, क्यों खोजा गया विटामिन्स, क्यों जरूरत महसूस हुई। तो हमने देखा कि 1881 में लिवलिन ने विटामिन की पर रिसर्च किया और पाया कि सिर्फ जो वृहद पोषक तत्व है उसके आधार पर ही हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हमें सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता है वह होती है। तब 1911 या कभी कहीं 12 भी होता है, तो हम कैसवी फंक ने उन तत्वों को नाम दिया जो कि हमारे हमें स्वस्थ रख सके, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर रख सके। तो फंक ने नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने, वाइटमिन नाम दिया, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाइटमिन हमारे लिए कितना जरूरी है। फिर हमने देखा कि वाइटमिन का अवशोषण में क्या क्या चीजें बाधा डालती हैं। जब हमने देखा कि प्रोविटामिन, एंटीविटामिन और अनाजों में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व में पाए जाने वाले तत्व प्रभावित करते हैं कि उनका पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने देखा कि वसा का वर्गीकरण हम किन आधारों पर करते हैं। हम वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर करते हैं, है ना। एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन में हमने देखा विटामिन बी, सी और पी आते हैं। और विटामिन बी क्या है, बहुत सारे विटामिनों का समूह है। उसके बाद हमने देखा कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन ए, डी, ई और के है। तो इस प्रकार हमने देखा मोटे तौर पर कि इस प्रकार से विटामिनों का वर्गीकरण होता है, यह हमारे लिए ये पर्टिकुलर कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक एक विटामिन के बारे में हम समझेंगे। पहले हम विटामिन बी के बारे में देखेंगे कि विटामिन बी में कितने विटामिन हैं और वो हमारे लिए पर्टिकुलर विटामिन हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनकी अधिकता से कौन सी डिजीज होती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।